जरा सोचिए, एक ऐसे विशाल और शक्तिशाली प्राचीन साम्राज्य के बारे में जो अपनी जबरदस्त सेना या महान राजाओं के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रशासन के एक बहुत ही अनोखे सिस्टम के लिए जाना जाता था। जी हां, आज हम चोल साम्राज्य के इसी हैरान कर देने वाले पहलू को समझने वाले हैं। तो आखिर वो क्या चीज थी? क्या वो उनके शानदार मंदिर थे, या फिर उनकी बड़ी बड़ी सैन्य जीत, या फिर कुछ और ही था जो उन्हें इतना खास बनाता था? यही सवाल है जो हमें इस पूरी पड़ताल की तरफ ले जाता है। और इसका जवाब आपको सच में चौंका देगा। चोल साम्राज्य की असली ताकत किसी एक राजा के हाथ में नहीं, बल्कि स्थानीय, खुद से चलने वाली संस्थाओं में थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि इतना बड़ा साम्राज्य स्थानीय आज़ादी के दम पर टिका हुआ था। इस बात पर जरा गौर कीजिए। हर एक गांव की अपनी एक सभा थी जो गांव के सारे मामले खुद देखती थी। और कमाल की बात यह है कि इसमें केंद्र सरकार का कोई सीधा दखल नहीं होता था। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था, है ना? तो सवाल यह है कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता था? असल में गांव के लेवल पर दो तरह की सभाएं होती थीं, और इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ थी उर, जो किसी भी आम गांव की सभा हुआ करती थी, और दूसरी तरफ थी महासभा, जो खास तौर पर ब्राह्मणों के गांव में होती थी। चलिए अब इन दोनों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अब सवाल उठता है कि ये सारी दिलचस्प जानकारी हमें मिलती कहां से है? तो ये सब उन ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है जो चोल प्रशासन की इस कमाल की व्यवस्था के बारे में हमें विस्तार से बताते हैं। तो चलिए पहले उर से शुरू करते हैं, जो इन दोनों में से ज्यादा आम सभा थी और लगभग हर चोल गांव में पाई जाती थी। तो ये उर आखिर थी क्या? सीधी सी भाषा में कहें तो ये एक आम गांव की सभा थी। अगर कोई गांव का निवासी टैक्स देता था तो वो इसका सदस्य बन जाता था। ये स्थानीय शासन की एकदम बुनियादी इकाई थी। इसका जो स्ट्रक्चर था वो भी बड़ा मजेदार था। कहने को तो ये सभी वयस्क पुरुषों के लिए खुली थी, लेकिन असल में गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे उनका ज्यादा दबदबा रहता था। और रोजमर्रा के काम कौन देखेगा? उसके लिए अलुन गनत्तर नाम की एक कमिटी होती थी, जिसके सदस्यों को शासक गण भी कहते थे। चलिए अब उर से आगे बढ़कर महासभा पर आते हैं और देखते हैं कि ये कैसे अलग थीं। ये सभा ज्यादा जटिल और ज्यादा शक्तिशाली थी। देखिए, महासभा को समझने से पहले अग्रहार को समझना होगा। ये वो खास गांव थे जो ब्राह्मणों को दिए जाते थे, और यहाँ की ज्यादातर जमीन टैक्स फ्री होती थी। महासभा सिर्फ इन्हीं गांवों में काम करती थी। तो अब साफ है कि महासभा इन अग्रहार गांवों को चलाने वाली संस्था थी, जिसमें गांव के सभी वयस्क पुरुष शामिल होते थे। ये उर के मुकाबले ज्यादा चुनिंदा लोगों की सभा थी। जैसे उर की अपनी कमेटी थी, वैसे ही महासभा की भी एक कार्यकारिणी समिति थी, जिसे वारियम कहा जाता था। गांव से जुड़े असल फैसले लेने और सारा मैनेजमेंट देखने का काम इसी कमेटी का था। पर वारियम का सदस्य बनना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए कुछ खास शर्तें थीं। उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना और उसके पास अपनी जमीन जायदाद होना जरूरी था। इससे साफ पता चलता है कि ये उस समाज के ऊंचे तबके के लोगों की सभा थी। अच्छा, ये तो समझ लिया कि ये सभाएं बनती कैसे थीं, पर सवाल ये है कि इनके पास पावर क्या थी? ये सभाएं असल में कर क्या सकती थीं? चलिए अब इनकी शक्तियों पर नजर डालते हैं, खासकर महासभा की। महासभा के पास जबरदस्त अधिकार थे। वो नई जमीनें बसा सकती थीं, गांव की पूरी संपत्ति पर उनका अधिकार था, गांव के विकास के लिए कर्ज ले सकती थीं, और सबसे बड़ी बात, वो स्थानीय लोगों पर टैक्स भी लगा सकती थीं। एक तरह से ये अपने आप में एक छोटी आत्मनिर्भर सरकार की तरह काम करती थीं। और ये सिस्टम सिर्फ सभा तक ही सीमित नहीं था। गांव को शरी नाम की छोटी छोटी कम्युनिटीज में भी बांटा गया था। हर शरी गांव की भलाई के लिए अपनी खास जिम्मेदारियां निभाती थीं। मतलब सामाजिक संगठन का एक बहुत ही गहरा और सोचा समझा स्तर था ये। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि चोलों की असली महानता इस बात में थी कि उन्होंने इन आज़ाद संस्थाओं को न सिर्फ बनने दिया, बल्कि उन्हें फलने फूलने का पूरा मौका दिया। यही उनके प्रशासन की सबसे बड़ी खूबी थी। और ये सारी बातें आज हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती हैं। 1000 साल बाद जब हम लोकल गवर्नेंस ऑफ पावर को नीचे तक पहुंचाने की बात करते हैं, तो क्या इस प्राचीन भारतीय मॉडल से कुछ सीखा जा सकता है? इस पर सोचना तो बनता है।